हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए आवेश का एक और लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, आवेश की गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया आवेशन की विधियों के बारे में, हम किस प्रकार किसी आवेश को चार्ज कर सकते हैं। हमने वहां पे तीन विधियां पढ़ी, एक था चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और फ्रिक्शन द्वारा आवेशन। हमने इस प्रकार कुछ तीन विधियों के बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। पिछले वाले लेक्चर में हमने यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में भी डिस्कस किया, आवेश की जो इकाई है उसके बारे में हमने भी डिटेल से पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम इसके गुणधर्म के बारे में, आवेश के गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं आवेश के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसकी हम यहां पे तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं विद्युत आवेश की योज्यता, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की योज्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार निकाय में कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह प्रॉपर्टी यह बोलती है कि निकाय पर कुल आवेश, निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि निकाय पर जो कुल आवेश है उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के जो बीजगणितीय योग है उसके बराबर उसमें चार्ज रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, कोई बॉडी है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसके अंदर जैसे मान लो +3 क्यू आवेश है, -4 क्यू आवेश है, +5 क्यू आवेश है। तो हम इसके अंदर नेट चार्ज की बात करते हैं, इसके कुल चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कुल चार्ज कैसा होगा, हम इसका बीजगणितीय योग करेंगे। जैसे मान लो +3, इसमें क्यू नेट जो कुल आवेश है चार्ज इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या रहेगा, +3 -4 +5। तो इसके अंदर जो क्या आएगा, 5 और 3 8 -4। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, 4। तो इसके अंदर जो कुल चार्ज है वो क्या रहेगा, +4, ठीक है। हम इस प्रकार बीजगणितीय योग करके किसी भी निकाय के अंदर कुल चार्ज की गणना कर सकते हैं। अब आगे बात करें अगर हम किसी बॉडी के अंदर अगर आवेशों की निकाय कुल आवेशों का योग 0 आ जाए तो वह वस्तु क्या रहेगी, उदासीन। उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग 0 हो तो वह वस्तु उदासीन होती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है नेट
चार्ज है वो क्या हो, शून्य हो, तो जो वह वस्तु या फिर वह निकाय क्या होता है, उदासीन होता है। न ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वह एक न्यूट्रल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो आवेश एक अदिश राशि है और हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे मान लो निकाय का कुल आवेश है, आवेश का कुल निकाय का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और हम बोल सकते हैं यदि किसी वस्तु पर आवेश का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत आवेश की निश्चितता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत आवेश की निश्चितता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी कण पर विद्युत आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी कण पर विद्युत आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। हम बोल सकते हैं यहां पे जो Q प्रारंभिक है या बोल सकते हैं विराम अवस्था, बराबर Q गतिमान अवस्था। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी कण का जो विद्युत आवेश है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो उसके आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जो विराम अवस्था में जो उसका चार्ज है और गतिमान अवस्था में जो इसका चार्ज है वो दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट चार्ज की बात अलग होती है। विशिष्ट चार्ज के अंदर क्या होता है, अगर कोई वस्तु प्रकाश की वेग के अकॉर्डिंग चलने लग जाए तो उसके अंदर जो उसका द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका आवेश का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बारे में बात करते हैं विशिष्ट आवेश के बारे में। ठीक है, बात करते हैं विशिष्ट आवेश के बारे में। थोड़ी सी बात करते हैं विशिष्ट आवेश के बारे में। विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी कण के आवेश तथा इसके द्रव्यमान m का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक है, किसी कण के आवेश Q तथा इसके द्रव्यमान m का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। हम बोल सकते हैं यहां से विशिष्ट आवेश ये किसके बराबर होता है, Q/m। जो इसका द्रव्य आवेश का मान और जो इसका द्रव्यमान है उसके अनुपात के बराबर क्या रहता है, विशिष्ट आवेश का मान। जो विशिष्ट आवेश का मान है वो क्या रहता है, वेग पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। हम आगे इसकी समीकरण भी, आइंस्टीन के जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग यह प्रभावित होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद।
अब आगे बोल सकते हैं यहां पे, यदि अत्यधिक वेग हो, अत्यधिक अत्यधिक वेग, अत्यधिक वेग का अर्थ है अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल के बराबर चलने लग जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका मास है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। यानी उसका मास जो प्रारंभिक में जो उसका पहले मास था उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अत्यधिक वेग में हम बोल सकते हैं जो वेग है वो क्या हो जाए, अप्रोक्स किसके बराबर, प्रकाश की चाल सी के अकॉर्डिंग हो जाए, पर विशिष्ट आवेश घट जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है, जो अत्यधिक वेग है तो उस पर क्या होता है, विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है, क्योंकि जो विशिष्ट आवेश है वो जो मास है उसके क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मास बढ़ जाएगा तो विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उसकी समीकरण की, आइंस्टीन के जो समीकरण है उस समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे जो द्रव्यमान है, क्योंकि जो विशिष्ट आवेश है वो द्रव्यमान पे तो निर्भर करता है। देखो यहाँ पे जो विशिष्ट आवेश है वो द्रव्यमान पे भी तो निर्भर करता है, तो द्रव्यमान वेग के अकॉर्डिंग किस प्रकार बदलता है उसके बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, एक आइंस्टीन की समीकरण वो क्या है, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v/c²। ठीक है, ये एक समीकरण है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई वस्तु जो उसका वेग है वो किसके बराबर हो जाए, c के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी जो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण ये m बढ़ने के कारण जो विद्युत विद्युत विशिष्ट आवेश है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर कोई आवेश स्थिर हो तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई आवेश है स्थिर आवेश, स्थिर आवेश हम बोल सकते हैं उसका वेग क्या हो, जीरो, v बराबर क्या हो जाए, जीरो, जो उसका वेग है वो क्या हो जाए, जीरो। तो यह क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हम इसे ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। जो स्थिर आवेश होता है अगर वेग जीरो हो तो वह क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब आगे आगे बात करें अपन गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश का अर्थ है कि v बराबर नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, या बोल सकते हैं v बराबर क्या हो जाए, कांस्टेंट। v बराबर कांस्टेंट का अर्थ है a बराबर जीरो, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, निरंतर वेग यानी निरंतर गति के साथ कोई वस्तु चल रही है तो क्या हो जाएगा, जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, गतिमान आवेश। गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, एक तो वो क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र, और क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो गतिमान आवेश है, जो मूविंग चार्ज है वो क्या क्या कर सकता है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश का अर्थ है कि v बराबर नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, अब जहां यहां पे त्वरित का इसका मतलब इसका वेग है वो निरंतर या तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर निरंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी ए के बराबर जीरो नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, तो इस वो क्या उत्पन्न करेगा, जो त्वरित आवेश है वो क्या उत्पन्न कर सकता है, एक तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र,
और क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। और क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ई वेक्टर भी उत्पन्न कर सकता है, बी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। हम दोबारा देखते हैं, जो स्थिर आवेश है कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं स्थिर आवेश क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और जो गतिमान आवेश है, जो मूविंग चार्ज है, वो क्या क्या कर सकता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और एक क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और जो त्वरित है, त्वरित चार्ज क्या कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का भी निर्माण करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न या फिर जनरेट करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसे हम संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत आवेश संरक्षण के बारे में, बात करते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी बात करते हैं। उससे पहले हम एक बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर दो पॉइंट आते हैं, उन चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्यतम सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्यतम सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, हम इसके अलावा एक पॉइंट रहता है कि इसके अंदर चालक के अंदर विद्युत आवेश का मान शून्य होता है। ठीक है, किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। और हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, तो उसकी सतह पर, बाह्य सतह पर, आउटर लेयर पर समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो आवेश है विलगित निकाय, वो उसमें निकाय कुल क्या रहता है, संरक्षित। अब जो ये नियम है उसकी बात करते हैं, या फिर उससे पहले हम बात करते हैं किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, ये तीन पॉइंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश को संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता।
आवेश के कंजर्वेशन की परिभाषा क्या बोलती है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। हम आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को हम क्या कर सकते हैं, केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है। आवेश केवल स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अब जैसे मान लो आवेश का संरक्षित का अर्थ है, अगर हम किसी अभिक्रिया के उत्पादक और उससे बनने वाले जो उत्पाद है उसके अंदर जो आवेशों का मान वो क्या रहता है, समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम दो समीकरण लेते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन देखते हैं। हम इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोजीट्रॉन इनको मिलाते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, प्रोजीट्रॉन। ठीक है, इनको मिलाते हैं तो एक गामा को नया उत्पाद बनता है। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, पहले तो वो बात करते हैं। इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोजीट्रॉन को हम किसी रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर एक नया पदार्थ बनता है, नया उत्पाद बनता है जिसे हम गामा बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसके अंदर क्या होता है, आवेश सुरक्षित रहता है। ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह क्या रहता है, आवेश सुरक्षित रहता है। इसके अंदर इधर जितना चार्ज है उधर सेम उसी प्रकार इतना इधर क्या रहता है, चार्ज रहता है। एक और रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं अपन 52 में, यूरेनियम 238 कि हम रिएक्शन करवाएं तो ये किस में छूटता है, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, यहां बोल सकते हैं अल्फा कण। ये एक न्यूक्लियर अभिक्रिया है जिसके अंदर बाढ़ में यूरेनियम 238 को क्या बोलते हैं, तोड़ते हैं। तो इसके अंदर जो आवेश है उसके अंदर देखो क्यू इनिशियल, इसके अंदर इनिशियल के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 92। और अभिक्रिया होने के बाद भी क्या रहता है, ये क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो हम इसके आवेशों की काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्यू फाइनल कितना रहेगा, 90 प्लस 2 बराबर 92। यानी क्यू फाइनल भी क्या है, 92, और क्यू इनिशियल भी क्या है, 92। इसका मतलब किसी भी अभिक्रिया के अंदर आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। उसके संरक्षण की नियम की क्या होती है, अनुपालना होती है अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आवेश के क्वांटीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम आवेश के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आवेश से रिलेटेड जो भी एग्जामिनर्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।